द फिलॉसफर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञात से मुक्ति के पहले अंश के तीसरा भाग। इस प्रारंभ से ही ये बात समझ लेना आवश्यक है कि मैं कोई विचारों का आध्यात्मिक ढांचा नहीं खड़ा कर रहा हूँ, न दर्शन या धर्म ईश्वर संबंधी किसी अवधारणा और मत का सूत्रपात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सभी विचारधाराएं पूर्ण रूप से बुद्धिहीनता और नासमझी की ही उपज है। यहाँ आवश्यक यह नहीं है कि हमारे पास कोई जीवन दर्शन है या नहीं, आवश्यक है अपने दैनिक जीवन में हमारे भीतर और बाहर जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसको ध्यान पूर्वक देखना। जो हो रहा है उसको अगर आप काफ़ी ध्यान से देखें और उसकी जांच पड़ताल करें तो आप पाएंगे कि यह एक बौद्धिक अवधारणा पर आधारित है, लेकिन बुद्धि ही अस्तित्व का संपूर्ण क्षेत्र नहीं है। यह एक खंड है, और एक खंड चाहे वह जितनी कुशलता और बुद्धिमत्ता से बना हो, चाहे जितना प्राचीन हो और पारंपरिक हो, है तो अस्तित्व का एक छोटा सा अंश मात्र ही, जबकि हमें तो जीवन की समग्रता से सरोकार है। और जब हम संसार में जो हो रहा है उस पर नज़र डालते हैं तो हम समझना प्रारंभ कर देते हैं कि बाहर और आंतरिक जैसी कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। वस्तुतः संसार एक ही एकात्मक और अविभाजित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक पूर्ण और समग्र गतिविधि है। आंतरिक गतिविधि अपने को बाह्य रूप में अभिव्यक्त करती है और पुनः बाह्य गतिविधि आंतरिक पर प्रतिक्रिया करती है। क्या इतना भी हम ठीक ठीक देख सकते हैं? मेरी समझ से आवश्यकता केवल इतनी सी है, क्योंकि अगर हम देखने की कला सीख जाएं तो सब कुछ हमारे सामने साफ और स्पष्ट हो जाता है। और देखने के लिए न किसी दर्शन शास्त्र की ज़रूरत है, न किसी गुरु की। कैसे देखें यह दूसरा व्यक्ति आपको बता भी कैसे सकता है। आप बस देखें। इस पूरी तस्वीर को देखते हुए शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि वस्तुतः क्या अब आप अपने को सरलता और सहजता से रूपांतरित कर सकते हैं? और यही असली मुद्दा है। क्या अपने मानस में एक संपूर्ण क्रांति लाना संभव है? पता नहीं। ऐसे सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कह सकते हैं, मैं बदलना नहीं चाहता, और बहुत से लोग नहीं चाहते, खासकर वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छी तरह सुरक्षित हैं, या वे जो किसी मत विशेष के सिद्धांतों को पकड़े बैठे हैं और अपने आप को और चीज़ों को जिस तरह वे हैं वैसे ही या कुछ परिवर्तित रूप में स्वीकार कर संतुष्ट हो चले हैं। यहाँ हमें उन लोगों से मतलब नहीं है, या आप स्वयं ज़्यादा चालाकी और सफाई से कह सकते हैं, खैर यह तो अत्यंत कठिन है, यह मेरे लिए नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आपने अपने को पहले ही अवरुद्ध कर लिया। आपकी जिज्ञासा और खोजबीन यहीं खत्म हो गई, और इसलिए अब आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं तो आप फिर कह सकते हैं, मैं अपने भीतर एक मौलिक आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करता हूँ, लेकिन मैं इसे लाऊं तो लाऊं कैसे? कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, इस ओर मेरी मदद करें। अगर आप ऐसा कहते हैं तब इसका अर्थ है आपका सीधा संबंध परिवर्तन से नहीं है। आपकी वास्तविक अभिरुचि एवं लगन एक मौलिक क्रांति में नहीं, बल्कि आप परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ एक विधि की या एक पद्धति की तलाश कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक पद्धति बताने की मूर्खता करूं और आप उस पर एक निपट मूर्ख की भांति चलने लगे तो मात्र इतना ही होगा कि आप अंधाधुंध कोई चीज़ स्वीकार कर उसकी नकल और उसका अनुकरण करने लगेंगे, उसके अनुरूप अपने को ढालने लगेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने भीतर दूसरे की सत्ता को स्थापित कर लिया, और इसीलिए यहीं से आपके और उस सत्ता के बीच संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि अमुक चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह करने के लिए आपको कहा गया है, और फिर भी आप यह करने में असमर्थ रहते हैं। आपके अपने कुछ अलग झुकाव, दबाव और कुछ खास प्रवृत्तियां हो सकती हैं। इनका संघर्ष और द्वंद्व उस पद्धति से हो जाता है जिसका पालन करना आप अपना धर्म समझते हैं, और इसलिए यहाँ एक अंतर्विरोध पैदा होता है। तो अब आप उस पद्धति की विचारधारा और अपने दैनिक जीवन की वास्तविकता के बीच एक दो तरफा जिंदगी जिएंगे। उस विचारधारा के अनुरूप अपने को तलाशने की कोशिश में आप स्वयं अपना ही दमन करते हैं,
जबकि तथ्य और हकीकत वह है जो आप हैं, न कि वह विचारधारा। अगर आप दूसरे के अनुसार अपना अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमेशा एक सेकेंड हैंडेड अर्थात गए बीते मनुष्य बने रहेंगे। एक आदमी कहता है, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताए कि कैसे। ऐसा आदमी बड़ा सच्चा और बड़ा गंभीर मालूम पड़ता है, लेकिन वह ऐसा है नहीं। वह अपने से बड़ी किसी सत्ता का सहारा लेना चाहता है और वह आशा करता है कि वह बाह्य सत्ता ही उसके भीतर व्यवस्था ला देगी। लेकिन क्या कोई भी बाह्य सत्ता कभी भी आंतरिक व्यवस्था ला सकती है? बाहर से थोपी गई व्यवस्था हमेशा अव्यवस्था ही पैदा करेगी। इस सच्चाई को शायद आप बौद्धिक रूप से देख सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको अपने भीतर वस्तुतः लागू कर सकते हैं ताकि आपका मन फिर कभी किसी सत्ता की ओर उन्मुख ना हो? सत्ता चाहे जिसकी हो, पुस्तक, गुरु, पति या पत्नी, माता पिता, मित्र या समाज की सत्ता, क्योंकि हम सदा किसी सिद्धांत सूत्र के ढांचे में ही जीते हैं। यह सिद्धांत सूत्र पहले विचारधारा और फिर सत्ता बन जाता है। लेकिन जिस क्षण आपने वस्तुतः देख लिया, यह प्रश्न मैं कैसे बदलूं, एक नई सत्ता को निमंत्रित करता है। आप सदा के लिए सत्ता से मुक्त हो गए। अतः आप भीतर जो अब समझ पैदा हुई है उसे हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अवश्य ही अपने प्राणों के मूल से पूरा का पूरा बदलना चाहिए। मैं किसी परंपरा पर अब और अधिक निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा ने ही घोर आलस्य, स्वीकार और आज्ञाओं के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति मुझ में पैदा की है। अपने को बदलने के लिए मैं दूसरे से किसी मदद की आशा नहीं कर सकता, और न ही कोई गुरु, कोई ईश्वर, कोई आस्था, कोई पद्धति, कोई बाहरी दबाव या प्रभाव ही मेरा मदद कर सकता है। तो इसके बाद क्या होता है? सर्वप्रथम, क्या आप सारी सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका अर्थ है अब आप जरा भी भयभीत नहीं हैं। तब क्या होता है? जब आप किसी झूठ और गलत चीज़ को अस्वीकार कर देते हैं जिसे आप पीढ़ियों से अपने साथ ढोते चले आ रहे थे, आपके पास पहले से अधिक ऊर्जा और शक्ति आ जाती है। क्या नहीं आती? आपके पास अधिक क्षमता, अधिक जोश और लगन, अधिक तीव्रता और जीवंतता आ जाती है। अगर यह सब आप अपने भीतर नहीं अनुभव करते हैं, तब आपने अभी भोज को नहीं उतार फेंका है, पर अर्थात आपने सत्ता के मृत भोज को अपने ऊपर से हटाकर अभी अलग नहीं किया है। लेकिन अगर आपने इसे दूर फेंक दिया है और आपके पास अब वह ऊर्जा है जिसमें भय नाम की चीज़ नहीं है, कोई भूल करने का भय नहीं, सही या गलत करने का डर नहीं, तब क्या वह ऊर्जा स्वयं परिवर्तन नहीं है? हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम भय से ग्रसित होते हैं तो इस ऊर्जा का क्षय और अपव्यय हो जाता है। लेकिन सब प्रकार के भय से मुक्ति के बाद जो एक नई ऊर्जा आती है, वह ऊर्जा स्वयं एक आमूल आंतरिक क्रांति को जन्म देती है। इस संबंध में आपको करना कुछ नहीं होता, तो अब आप केवल अपने ही साथ बचे रह जाते हैं, और यही वास्तविक अवस्था है होने की, उस व्यक्ति के लिए जो इस सब के प्रति अति गंभीर और सच्चा है। और जैसा कि अब आप किसी व्यक्ति और किसी चीज़ से सहायता की कोई आशा नहीं रखते, आप अब अपनी खोज में पूर्णतः मुक्त हैं, और जब मुक्ति होती है तो ऊर्जा भी होती है, और यह मुक्ति कुछ ऐसी चीज़ है कि इससे कभी कोई गलती होती ही नहीं। मुक्ति विद्रोह से बिल्कुल भिन्न चीज़ है। इस मुक्ति के रहते हुए सही या गलत करने जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। तब मुक्त हैं। मुक्ति के इसी केंद्र से आपकी सारी क्रियाएं और आपके सारे कृत्य जन्म लेते हैं, और इसलिए तब किसी भय का अस्तित्व नहीं होता। भय से मुक्त मन में अपार प्रेम की क्षमता और सामर्थ्य आ जाता है, और जब यह प्रेम है तो यह जो चाहे सो कर सकता है। इसलिए अब जो हम करने जा रहे हैं वह है अपने बारे में सीखना, मेरे अनुसार नहीं, न ही किसी मनोविश्लेषक या दार्शनिक के अनुसार, क्योंकि अगर हम किसी और व्यक्ति के अनुसार अपने बारे में सीख रहे हैं तो हम उसके बारे में सीख रहे हैं, अपने बारे में नहीं। हम वस्तुतः क्या हैं, यही हम सीखने जा रहे हैं। अपने मानस के ढांचे के भीतर एक समग्र क्रांति लाने के लिए हम किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं हो सकते। इस बात की अनुभूति के बाद सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारे सामने आती है वह है स्वयं की आंतरिक सत्ता को स्वीकार करना।
अपने कुछ खास छोटे बड़े अनुभवों की सत्ता एवं संग्रह किए हुए ज्ञान, विचार, धारणा और आदर्शों की सत्ता। कल आपने एक अनुभव हासिल किया जिसने आपको कुछ सिखाया और इसने जो कुछ सिखाया वह एक नई सत्ता बन जाता है और कल की ये सत्ता उतनी ही विनाशकारी है जितनी 1000 वर्ष पूर्व की। स्वयं को समझने के लिए किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है, चाहे कल की सत्ता हो या 1000 वर्ष पहले की, क्योंकि हम तो जीवित चीज़ हैं, हमेशा चलते हुए, बहते हुए, बिना कभी ठहरे। कल की मरी हुई सत्ता के साए में खड़े होकर जब हम अपने को देखते हैं तो हम अपने होने की जीवित गतिविधि और इसके सौंदर्य एवं गुणवत्ता को समझने से चूक जाते हैं। समस्त सत्ता स्वयं की और दूसरे की से मुक्त होना, बीते हुए कल की हर चीज़ के प्रति मर जाना है, ताकि आपका मन सदा ताज़ा, युवा, निर्दोष बना रहे, ओज और आवेग से भरपूर। केवल ऐसी अवस्था में ही कोई सही देख सकता है और सीख सकता है, और इसके लिए बड़ी मात्रा में सजगता और होश आवश्यक है। वास्तविक सजगता और होश उसके प्रति जो आपके भीतर सतत चल रहा है, बिना इसे सही और ठीक करने के सूक्ष्म प्रयास के या बिना यह भाव मन में लाते हुए कि इसे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप इसे सही और ठीक करने का प्रयास करेंगे आप वह पुनः उसी सत्ता पे बिठा देंगे, एक दृष्टा के सत्ता। यह पूरी जांच पड़ताल और छानबीन हम सब साथ साथ कर रहे हैं। यह नहीं कि एक व्यक्ति व्याख्या कर रहा है और आप सीख रहे हैं, आपके साथ सहमत या असहमत हो रहे हैं, बल्कि एक यात्रा में हम सम्मिलित रूप से चल रहे हैं। खोजबीन की वह यात्रा जो हम अपने मन के गुप्त और छिपे हुए कोनों में जाने के लिए कर रहे हैं, और इस यात्रा में हम काफ़ी हल्के होकर ही चल सकते हैं। धारणाओं, पूर्वाग्रहों, निष्कर्षों, यानी वह सब काट कबाड़ जो हमने विगत 2000 वर्ष से भी अधिक समय से इकट्ठा कर रखा है, इस बोझ से लदे रहकर हम यह यात्रा नहीं कर सकते। आप अपने बारे में जो कुछ जानते हैं उस सब को भूल जाएं। आपने अपने बारे में कभी कुछ सोचा है तो उसे भी भूल जाएं। हम प्रारंभ ऐसे करें मानो हमने कुछ जाना ही नहीं। कल रात जोरों की वर्षा हुई और अब आकाश साफ हो रहा है। यह एक नया ताज़ा दिन है। इस ताज़ा दिन से हम इस तरह मिले मानो अस्तित्व का यह एकमात्र दिन हो। कल की सारी याद को पीछे छोड़ते हुए हम साथ साथ इस यात्रा पर रवाना हों और पहली बार स्वयं को समझने की शुरुआत करें। धन्यवाद।